हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और आप, मुझे पता है आप सब आए हैं फिजिक्स के असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है? तो डोंट वरी स्टूडेंट, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है? मैं A to Z पूरा कंप्लीट, ठीक है, और टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर मैं जो है आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं, क्योंकि मुझे जो है सीजी बोर्ड के जो गाइडलाइन है उसको भी ध्यान में रखना है। और मैं आपको जो हल कराने जा रहा हूं, ये इसमें मेरा कोई भी व्यावसायिक जो है उद्देश्य नहीं है। मैं पूरा फिजिक्स का पूरा बुक पढ़ा रहा हूं। आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, मेरे हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मुझसे, डेली का मेरा वीडियो अपलोड होता है, पढ़ाता हूं। तो मैं उनके डाउट को क्लियर कराने आया हूं। और इसमें मेरा कोई भी, ना तो मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य है ना कुछ नहीं, मेरा पूरा वीडियो फ्री में उपलब्ध कराता हूं बच्चों को। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 1 से नहीं यार, 1 तो सड़ा सा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ, उसको भी कराऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं 2 क्या है। किरचॉफ्स लॉ, व्हाट इज द किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स का लॉ क्या है, नियम क्या है, और उसकी सहायता से हमको व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज जो है उसको व्यंजक निकालना है, सिद्ध करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है किरचॉफ लॉ। तो जो किरचॉफ का नियम है बच्चों, वो है 2 ठो नियम इनका। प्रथम नियम यह है, प्रथम नियम धारा के लिए है। किस चीज के लिए है? धारा के लिए। तो धारा के लिए नियम क्या नियम दिया कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धारा का, विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल हमेशा शून्य होता है। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि यदि इस संधि पर, मान लो ये जंक्शन कोई P है और इस P जंक्शन पर, संधि पर हमारा धारा आ रही है, 3 धारा आ रही है, एवं मान लो कि 2 धारा जा रही हैं, तो ये जो आने वाली धारा है और जाने वाली धारा है, इनका मान हमेशा क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। 1, 2 एंड 3 I4 प्लस I5, ठीक है? यही है ये चीज। कैसे यही हो जाएगा सर, आप बोलोगे? तो बच्चों, आने वाली धारा को हम लोग लेते हैं धनात्मक और जाने वाली धारा को लेते हैं ऋणात्मक। आने वाली धारा को क्या लिया जाता है? धनात्मक, और जाने वाली धारा को ले लिया जाता है ऋणात्मक। जब आप इधर लाओगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और इनका सम हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे कि मान लो मैं सपोज करता हूं कि यहां से 3 एम्पियर की धारा जा रही है, यहां से 3 एम्पियर की, और यहां से 4, 6 4 10 हो गया। तो डेफिनेटली इसका ये I और I4 और I5 हो सकता है ये 3 हो, ये 7 हो, लेकिन इनका योग हमेशा क्या रहता है बच्चों? बराबर रहता है, आने वाली और जाने वाली की धाराओं का, ठीक है? तो ये देखिए आप, 6 4 10 हो गया, और यहां भी 7 3 10 हो गया। और जब इस पे वैल्यू को आप रखोगे, जब इस पे वैल्यू को, तो इनका बीजगणितीय योगफल क्या आएगा? 0। तो ये है प्रथम नियम। अब बात करते हैं द्वितीय नियम का। तो द्वितीय नियम इनका है बच्चों, वो है आपका विद्युत वाहक बल के लिए। किसके लिए है बोलो? द्वितीय नियम है विद्युत वाहक बल के लिए। तो विद्युत वाहक बल के लिए क्या है, सुनिएगा। यदि किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध हो एवं सेल लगे हों, तो उस परिपथ के धारा एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग उस परिपथ में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। मान लो सपोज करो कि एक परिपथ में मेरा R1 R2 R3 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और उनका संगत धारा मान लो इस प्रकार है बच्चों, ठीक है? या N लगे हुए हैं, तो RN IN हो जाएगा। और उसी प्रकार N सेल लगे हुए हैं, तो इनके धारा और संगत प्रतिरोध और संगत धारा का गुणनफल का योग उसमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यह है आपका, ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। और ये जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, और प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण का पालन करता है, याद रखना, ठीक है? और इसमें 2 स्पेशल कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसी से यही मेन यही है और कुछ नहीं है, कि धारा की दिशा में चलने पर, जिसकी सपोज ये मैं एक R प्रतिरोध है R, और I1 धारा है और R1 प्रतिरोध है, तो धारा की दिशा में चलने पर हमको धारा को लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है बच्चों? पॉजिटिव। और सपोज करो ये धारा की दिशा है ना, अब मैं इधर चल रहा हूं तो क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर सपोज करो मैं इधर से आऊंगा तो मैं इसी चीज को क्या ले लूंगा? नेगेटिव। तभी जाकर के आप किसको सॉल्व कर पाएंगे? व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज को सॉल्व कर पाएंगे। याद हो गया? सबको समझ में आ गया? दूसरा क्या है बता रहा हूं मैं आपको। जब आप ऋण से धन में प्रवेश करोगे, किसमें? ऋण से धन सिरे में, किसी भी बैटरी में आप चल रहे हो, ठीक है? ये बंद परिपथ के लिए होता है एक्चुअल में। किसी बंद परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध एवं उसके संगत धारा के गुणनफलों का योग
उसमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो आप यदि इधर चल रहे हो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, मतलब कैथोड से एनोड की ओर, तो आपको धारा को लेना है पॉजिटिव, ठीक है। और जब आप इधर से आओगे धन से ऋण की ओर, तब आपको धारा को क्या लेना है बच्चों, नेगेटिव। समझ गए डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का। एकदम आसान, थोड़ा सा देखना, बस कोऑपरेट करना मुझे। देखो क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा जिसको व्हीटस्टोन ने बनाया था। कैसे बनाया था भाई, ये देखिए, ये और बीच में एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों, और यहां पे कुंजी के। ये है मान लो मेरा P, सपोज करते हैं बच्चों PQRS। आप इसको कैसे भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहां हमारा एक सेल लगा हुआ है, सपोज करते हैं, और एक क्या लगा हुआ है, कुंजी लगा हुआ है K एंड E, ठीक है। एक सेल लगा हुआ है, या C कर दीजिए, और C मत कीजिए यार, C का हम उपयोग करेंगे इसलिए इसको कर देते हैं E, ठीक है बच्चों। अब यहां पे है मेरा A, ओके, A B C एंड D। ये क्या संधियां हैं, और इसमें बहने वाली धारा को मान लेता हूं मैं I1, इसमें बहने वाली धारा को मान लेता हूं I2, इसमें बहने वाली धारा को I3 एंड इधर बहने वाली धारा को I4 मान लेता हूं। यहां क्या लगा हुआ बच्चों, गैल्वेनोमीटर। बस इतना बनाना है आपको। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु में कैसे काम होता है, आपको थोड़ा सा वर्णन कर दीजिएगा। जो व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है वो किरचॉफ के नियमों पर आधारित है, ठीक है। इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम पर संयोजित किया जाता है। एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर और कुंजी को लगा दिया जाता है, दूसरे विकर्ण पे हमारा जो है एक सेल और एक दाब कुंजी को लगा दिया जाता है। समझ में आ गया इतना चीज। अब क्या करिएगा, इधर देखो सबके सब ध्यान से, आपको लेना है संधि बी, जंक्शन बी में क्या चीज, प्रथम नियम किस चीज का, किरचॉफ का प्रथम नियम लिख लीजिएगा। तो बी में क्या है बच्चों, ये देखो, आप यहां I1 धारा आ रही है तो I1 ले लीजिए पॉजिटिव, ठीक है, I1 आ रही है। और यहां देखिए बच्चों, ये इधर धारा जाएगी, ठीक है, IG धारा, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा क्या होती है, IG। तो धारा जा रही है इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस ऋणात्मक, और I2 धारा भी जा रही है इसलिए माइनस ऋणात्मक क्या हो जाएगा, I2। और इन सब का योग क्या होता है, बीजगणितीय योगफल 0 होता है, आप सबको पता है। अब देखो ध्यान से देखते रहिएगा, I1 माइनस I2 दैट इज इक्वल टू 0। IG कहां चला गया सर, मैं बता रहा हूं आपको। ये एक्चुअल में संतुलन की स्थिति में हमको क्या सिद्ध करना है पता है, थोड़ा सा इससे पहले लिख लेना बच्चों, गलती हो गई मैं नहीं बोल पाया, क्या लिख लेना, संयोजित करने के बाद, व्यवस्था को संयोजित करने के बाद हम इस प्रकार संयोजित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो है शून्य मिले। तो जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य मिलता है तो उस स्थिति को बोलते हैं संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति में P/Q दैट इज इक्वल टू R/S, P/Q दैट इज इक्वल टू R/S, ये होता है, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में यहां 0 मिलता है गैल्वेनोमीटर में, तो 0 मिलने का अर्थ होता है कि यहां धारा कोई प्रवाहित नहीं हो रही है। तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही मतलब IG इज इक्वल टू हो गया 0, और ये I1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको जब इधर ट्रांसफर करोगे तो I2, ये आ गया इक्वेशन 1। समझ में आ गया सबको अच्छे से। इसी प्रकार देखना क्या कर रहा हूं मैं, इसी प्रकार संधि डी में क्या करेंगे भाई बोलो, संधि डी में बच्चों हमारा हो जाएगा, संधि डी में किरचॉफ का पहला नियम जो है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ क्या है बता दो मुझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, कौन कौन आ रहा है और कौन कौन जा रहा है बोल दो भैया। ये आ रही है I3 आ रही है, ठीक है, प्लस IG भी आ रही है इसी संधि पर, और माइनस I4 जा रही है। सबको पता है IG संतुलन की स्थिति में 0 हो जाएगा, तो I3 और माइनस I4, तो I4 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ऐसा, चूंकि IG दैट इज इक्वल टू 0, IG 0 हो गया, उसको उधर भेजेंगे तो I3 इज इक्वल टू I4 हो गया। इस सबको मिटा रहा हूं, अब इसका काम खत्म हो गया। मुझे 2 इक्वेशन मिले, I1 इज इक्वल टू I2 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन मिला है I3 इज इक्वल टू I4। देन स्टूडेंट अब आपको क्या करना है पता है, अब हमको सेकंड लॉ लगाना है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या है बताइए मुझे, बंद परिपथ, देखो बंद परिपथ में ही लागू होता है, याद रखिएगा सेकंड लॉ। तो बंद परिपथ ABDA बंद लूप ABDA में, ठीक है, किसका, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या है बता दो मुझे, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है बोल दो भाई। चलो ना, देखो ना क्या करेंगे हम लोग। इसमें देखिए पहले प्रतिरोध और धारा को लीजिए, तो मैं A से चलना प्रारंभ कर रहा हूं, A से B की ओर जब जाऊंगा बच्चों तो मुझे धारा की दिशा में चल रहा हूं। कौन कौन से धारा, I1 और P प्रतिरोध,
दोनों का गुणनफल कर दिए। अब बी के चलने के बाद मैं कहां आऊंगा, डी में आऊंगा, तो डी में भी धारा की दिशा में चल रहे हैं। कौन सा धारा भैया, IG, और प्रतिरोध क्या है, गैल्वेनोमीटर ही प्रतिरोध का काम करता है। अब इधर से अब मैं डी से ए की ओर जा रहा हूं, देखो डी से ए की ओर, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लीजिएगा, और I3 और हमारा प्रतिरोध क्या है S, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहां देखिए कोई भी हमारा सेल नहीं लगा हुआ है। लगा है क्या, कहीं पे सेल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना भाई, सेल नहीं है, इसलिए हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब बच्चों ये देखो, चूंकि संतुलन की स्थिति में IG इज इक्वल टू होता है 0, देन बच्चों IP इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देता हूं, इधर इसको भेज दिया, I3S, समीकरण नंबर 3 याद रखेंगे, है ना। चूंकि क्या चीज हो गया हमारा, IG इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तब के केस में इसको उधर भेज दिए बस। इसी प्रकार हमारा एक और देखिए क्या चीज है, इसी प्रकार बंद लूप किस में लूप में देखेंगे बताइए मुझे, इधर से देख लीजिए, BCDB में देख लीजिए, किसमें, BCDB में। तो BCDB में क्या है बताओ मुझे, अरे भैया चलना प्रारंभ करो ना, B से C की ओर चलेंगे तो I2 और कौन सा प्रतिरोध है, Q, ठीक है, और यहां से फिर इधर आएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, क्या चाहिए आएगा, I4R, और इधर से जब इधर चलेंगे D से B की ओर, इधर देखो ना, D से B में चलना है, तो D से B की ओर जब जाऊंगा तो ये मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं, मतलब माइनस IG दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां भी कोई भी हमारा सेल नहीं लगा हुआ है। तो अब देखो बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, ये सबको पता है 0 होता है, तो I2Q दैट इज इक्वल टू हो जाएगा I4R। ठीक है बच्चों, अब देखना, अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है भाई, अब इसको मिटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, काम का नहीं है ये। अब हमको देखना है, ये देखो इक्वेशन 4 दे दीजिए, समीकरण 3/4 कर दो, समीकरण 3/4, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3/4, देन I1P डिवाइडेड बाई I2Q दैट इज इक्वल टू I3S डिवाइडेड बाई I4R। हो गया, हम सबको पता है यार, I1 इज इक्वल टू I2, I3 इज इक्वल टू I4, है कि नहीं। तो इसके जगह में मैं क्या रख सकता हूं, I1 के जगह में क्या रख सकता हूं, I2 रख सकता हूं, तो I2P और डिवाइडेड बाई I2Q दैट इज इक्वल टू I3 के जगह में क्या रख सकता हूं बच्चों, I4, क्योंकि इक्वल में है, और I4R, ठीक है। तो I4 से I4 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, P/Q दैट इज इक्वल टू S/R। इससे फर्क नहीं पड़ता है, S/R आए चाहे R/S आए, दो प्रतिरोध संगत दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। अब क्या करोगे, अगर R/S सिद्ध करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके जगह में R लिख दूंगा, जिसकी यहां से चालू किया था मैं, PQ, ठीक है बच्चों, PQ, और उसके बाद लिखा था RS लिखा था, आप लोग क्या कर लेना, RS लिख देना, क्या फर्क पड़ेगा, इससे नहीं पड़ता। उद्देश्य आपका सिद्धांत क्या है कि दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, तो वो तो है ना भाई। अब PQRS ले ले तो क्या होगा, R1 R2 ले लेता तो क्या होता, बताओ तो मुझे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन को करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्या चीज है फर्स्ट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल। हमको दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी पदार्थ के, चालक पदार्थ के उसका जो है प्रतिरोध हमको दे रखा है 1 है, तो वह कौन सा ताप है, मान सपोज करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज वह ताप जो है बच्चों T डिग्री सेल्सियस ताप है, और T डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका क्या हो जाता है, आपका 3x हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। और हमको दे रखा है, क्या चीज दे रखा है, बता दीजिए मुझे, गुणांक दे रखा है बच्चों, प्रतिरोध गुणांक दे रखा है हमको, अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स दे रखा है कि नहीं। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला यह है भाई कि किसी ताप पर पदार्थ, चालक पदार्थ का प्रतिरोध, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके प्रतिरोध 1 प्लस ताप गुणांक, और आपका ये हो जाता है हमारा T, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो बहुत जल्दी पढ़ा देंगे उस चीज को, ठीक है। तो यहां हमको दे रखा है बच्चों 3 दे रखा है, 3x दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमको दे रखा है कितना, x दे रखा है, 1 प्लस इसका वैल्यू दे रखा है 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², और t का वैल्यू दे रखा है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है, कितना टेम्परेचर पर, तो t ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये x से x कैंसिल आउट हो गया 3। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²t, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 3 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻²t हो गया। तो यहां हो जाएगा 2, और 2 डिवाइडेड बाई 0.4 नहीं दिख रहा होगा, चलो इधर बनाते हैं, इधर हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 0.4
मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 दैट इज इक्वल टू टी। अरे भैया इसको नीचे ले आया ना मैं, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की घात ऋण 2 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात 2 बन जाएगा, 10 की घात 2 बराबर 100, क्या होता है 100 और 0.4 दैट इज इक्वल टू टी। सबको पता है बच्चों अगर मैं इसको दशमलव को हटाऊंगा तो ये और एक जीरो यहां पे लग जाएगा, 2 दूनी 4 होता है और 500 दूनी ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 500, मीन्स दैट कि t इज इक्वल टू हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं ओम के नियम का। तो ओम का नियम क्या भैया, जॉर्ज साइमन ओम, जर्मनी के वैज्ञानिक मिस्टर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया, क्या चीज कि हमारा जो किसी भी परिपथ में बहने वाली जो धारा है, ठीक है, वह क्या होता है बच्चों, विभव के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। और v इज इक्वल टू हो जाता है RI होता है। तो ये आपका ओम का नियम है। और जब आप प्रतिरोध और धारा के मध्य जब ग्राफ खींचते हो, प्रतिरोध और धारा के मध्य जब बच्चों ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, तो ये हमको क्या मिलता है, एक स्लोप मिलता है कुछ इस प्रकार। मतलब जैसे जैसे हम धारा के मान को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ने, सॉरी विभव के मान को बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ने लगता है, और ये स्ट्रेट ही चलता है, ऐसे जिग जैग नहीं चलेगा, ठीक है, जिग जैग नहीं चलता है, स्ट्रेट चलता है, स्लोप रहता है। तो यह है ओम का नियम। अब इसकी सीमाएं क्या है, 2 सीमाएं हैं। आप शुरू में भी लिख सकते हो ओम का नियम, ऐसे लिख सकते हो, किसी चालक के, यदि किसी चालक का ताप नियत हो और उसके भौतिक प्रवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस पर लगाए गए, उस पर प्रवाहित होने वाली धारा उसके लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। और यही इनकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है कि इसका जो ताप है वो स्टेट मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके जो है प्रकृति में चालक तार के जो है या चालक के फिजिकल भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अनओमीय बन जाता है। अनओमीय का मतलब होता है बच्चों जिग जैग हो जाएगा ये, ठीक है, और इसको बोलते हैं ओमीय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। मैं चिंता मत करो, 4 को भी कराऊंगा, 3 को भी कराऊंगा, आराम से धैर्य रखिए। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां कुछ ऐसा है, बायो-सेवर्ट का नियम और कूलाम के नियम की तुलना करना है। एकदम बेहतरीन तरीके से सुनिए क्या चीज बच्चों। बायो-सेवर्ट का नियम जो है ना वो चुंबक के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और कूलाम का जो नियम है ना वो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं लिखना है आपको, ऐसा पूरा बनाना है, इसको दिखाना है, पूरा फुल मार्क्स लेके आना है आपको। तो क्या करिएगा, यदि कोई चालक तार AB है, सपोज करते हैं, ठीक है, और इसका अल्पांश मैं ले लेता हूं, अल्पांश, एक अल्पांश है DL लंबाई का। DL लंबाई मतलब बच्चों इसके लंबाई में से छोटा सा हिस्सा, ठीक है, और इसके किसी बिंदु, आप O ले लीजिएगा, किसी बिंदु O से यदि मैं P दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P रखा हुआ है, एक चालक तार या धरा रेखीय चालक तार AB है जिसका अल्पांश DL है, किसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो इसके साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह बच्चों इसमें प्रवाहित धारा I, तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, इसमें धरा रेखी जो चालक है आपका उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश के अनुक्रमानुपाती, अगर आप 5 लोगे तो, ठीक है, DB इज प्रोपोर्शनल टू बनाए गए कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती मतलब साइन थीटा, ठीक है, और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है मतलब R²। अब इन चारों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन करके लिखूंगा मैं, तो ये बन जाएगा DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। सबको पता है। तो DB इज इक्वल टू, इसको जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो जैसे वहां लगता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहां लग जाता है बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज क्या चीज है, चुंबकीय निर्वात या वायु में चुंबकशीलता बोलते हैं इसको, और ये हो जाएगा IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। हो गया, ये है किस चीज का है, ये है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बात कर लेते हैं, इसको पूरा लिखना है सबको, मैं जो थ्योरी बोला हूं उसको भी लिखना है, पहले थ्योरी को लिखना है। अरे यार किसी के नोट के चक्कर में मत रहा करो, मैं सच बता रहा हूं आपको, एकदम स्टैंडर्ड नोट क्यों बनाते हो आप लोग हैं थोड़ा तो अपने तरीके से बनाया करो। टीचर इतना बेवकूफ नहीं है, उन लोग को भी पता चल जाता है कि कैसा स्टैंडर्ड नोट आता है और कैसे बच्चों का नोट आता है। हाँ, आपको 11वीं पढ़ाए हैं,
ऐसा नहीं है किसी तरह से 12वीं में पढ़ा रहे हैं, 11वीं में पढ़ाए और टीचर को पता है आपकी औकात क्या है। ज्यादा बोल दूंगा तो बुरा लगेगा। चलिए, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और बच्चों कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है, कूलाम जो है आवेशों के लिए था, तो कूलाम का बल का नियम, कूलाम बल का नियम के अनुसार हम सबको पता है बल जो लगने वाली दो आवेशों के बीच जो लगने वाली बल होती है, अगर उनके बीच की दूरी आप पूरा लिखेंगे, ठीक है पूरा लिख दीजिएगा। कैसे लिख देंगे बच्चों कि निर्वात या वायु में दो आवेश Q1 और Q2 उपस्थित है, तो उस पर लगने वाली जो बल होती है वह उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? जब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो इस प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है, थोड़ा सा और देख लीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब दोनों की तुलना करें पूरा सेंटेंस में सुनिएगा। पहला, कूलाम का नियम आवेशों के लिए कार्य करता है। कूलाम का जो नियम है वो किसके लिए है? आवेशों के लिए है। जबकि बायो-सेवर्ट का जो नियम है वह विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके लिए है। दूसरा है बच्चों, इसमें डिफरेंट जो है, बेसिक डिफरेंट ये है कि इसका जो यूनिट होता है वो पता है सब लोगों को, आपको यह कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका होता है वेबर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? दो बेसिक डिफरेंट, और इसका आप फॉर्मूला तो देख ही रहे हैं। ठीक है, और कुछ आप लोग निकाल के लिख सकते हो, बाकी इसको डेरिवेशन को भी बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्या होता है भैया बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? वो जो होता है, इधर सुनिएगा, बेहतरीन क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा समझाया हुआ है एकदम। लेकिन अभी जल्दबाजी में थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी। पहला नंबर हम इधर अगर विद्युत वाहक बल को दे देते हैं और इधर मैं दे देता हूं बच्चों विभवांतर को, है ना। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है ये देखिए। विद्युत वाहक बल वास्तव में विद्युत स्रोतों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे सेल, बैटरी, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर, विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर कोई सेल बैटरी के द्वारा हम अगर विद्युत ले रहे हैं तो विद्युत वाहक बल सेल बैटरी के कारण ही परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है किसी परिपथ में। ठीक। तीसरा नंबर, यदि विद्युत परिपथ को भंग कर दिए, सपोज ये मेरा सेल है बच्चों, ठीक है, समझना बात को, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हूं मैं, कुछ ऐसा इस प्रकार का बल्ब लगा दिया हूं, और यहाँ पे कुंजी लगा दिया हूं। ठीक है, कुंजी अगर ऐसा लगा हुआ है तो ये क्या होगा, बल्ब जलेगा, है ना भाई। तो विद्युत वाहक परिपथ को भंग करने का मतलब है यहाँ तोड़ देने पर, भंग करने पर भी इस सेल का विद्युत वाहक बल का मान रहता है। अगर ये सपोज करो 1.10 वोल्ट का अगर सेल है तो ये तब भी उपस्थित रहेगा इस सेल में। लेकिन अगर मान लो सपोज करो ये दो बिंदु मेरा क्या है, ए और बी दो बिंदु है, ठीक है, इस प्रकार, और इसमें मैं कहीं एक सेल लगा दिया हूं, इस प्रकार समझिएगा, एक कुंजी लगा दिए हैं, तो यहां पे बच्चों और यहां पे एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है। तो जब जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, जलेगा भाई नहीं। और अब इधर देखिए, इधर से धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज में कुछ डिफरेंट होगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट होगा। अब सपोज मैं इसको हटा दिया, काट दिया, भंग कर दिया परिपथ को, तो परिपथ को भंग करने पर इन दोनों के बीच विभवांतर कार्य नहीं करता, मतलब इसका अस्तित्व नहीं रहता है, जबकि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है।
कितने हो गए? 3। एक और देख लेते हैं, एक छोटा सा और देख लेते हैं, जो है वो ये है कि विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से बड़ा होता है और विभवांतर सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। कैसे? एकदम सिंपल सी बात है यार। यहाँ आपका वोल्टेज है, मान लो सपोज करते 50 वोल्टेज, सपोज कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता है सेल का वोल्टेज 50 वोल्ट है बच्चों। तो भाई यहाँ अगर कोई रेजिस्टेंस लग गया है, ठीक है, कोई आपका प्रतिरोध लग गया, पंखा लग गया, टीवी लग गया, कूलर लग गया, तो फिर दो बिंदुओं के बीच की वो तो कम हो गई ही होगी वोल्टेज, क्योंकि कुछ वोल्टेज को कौन गेन कर लेता है? रेजिस्टेंस कर लेता है। चालक जो तार है हमारा, वो भी तो कुछ तो वो करेगा ना, तो इस कारण ये कम हो जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका बच जाता है बच्चों, वो है हमारा क्या चीज भाई? चल कुंडली धारा मापी। 3-4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, चित्र बनाना है, ठीक है, संरचना बतानी है, आपका सुग्राहिता बताना है और सिद्धांत बताना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, धारा मापी होता क्या है? धारा मापी एक ऐसा हमारा युक्ति है, उपकरण है स्टूडेंट, जिसके सहायता से हम किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चल कुंडली, इसमें हमेशा 2 चीज होना अनिवार्य होता है। एक तो कुंडली मतलब समझते हो, लोहे पर किसी तार विशेष को लपेट कर बनाया गया, उसको कुंडली बोलते हैं। तो कुंडली और चुंबक होना अनिवार्य होता है, और ऐसा जिसमें आपका चुंबक चलता है बच्चों, चुंबक चलता है, बिल्कुल चलता है। हम कुंडली को स्थिर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? स्थिर कर देते हैं। और क्या करते हैं? चुंबक को घूमता है, जिसमें चुंबक घूमता है उसको बोलते हैं चल चुंबक धारा मापी। और जिसमें हमारा चुंबक स्थायी रहता है और कुंडली घूमता है, कुंडली रोटेट होता है, जिसके कारण बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है आपका, ठीक है, वो जो है चल कुंडली धारामापी कहलाती है। अगर आप इसके चित्र आप बुक से देख करके बढ़िया से बना लीजिएगा, मैं रफली एक चित्र बना देता हूं। देखो क्या होता है बच्चों कि हमारे चुंबक को ना NS 2 चुंबक ले लेते हैं इस प्रकार, और इस चुंबकों को आयताकार रहता है चुंबक, जिसको हम यहां से वलयाकार काट दे रहते हैं। अब यहां इसके बीच में हमारा रहता है कुंडली, क्या रहता है? कुंडली। और ये भैया एल्यूमिनियम के जो है से घिरा रहता है, ठीक है। यहाँ एक मीटर पैमाना भी लगा रहता है जिसमें हम नापते हैं, जिसको हम लोग ये गोल भी बना सकते हो आप इस चीज को, ठीक है, जिसको आप बाहर में ऐसा शो कर सकते हैं, पैमाना को, संकेतक को बाहर में ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। ये संकेतक पैमाना है कुछ इस प्रकार। ओके, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इधर देखते जाइएगा आप, मैं बता रहा हूं आपको कैसे बनाना है, आप देख कर बना भी सकते हैं। और मैं ज्यादा उचित समझता हूं कि आप बुक को देख करके पढ़ भी लो, बना भी लो भाई, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, फेवरेबल होगा, ठीक है। इसमें तार लिपटा रहता है और ये तार जो है यहां से आकर के बच्चों, यहां से आकर के फिर यही तार बाहर निकलेगा, और ये जो तार गया रहता है वो पेंच से कसा होता है, T1 जिसको हम लोग पेंच कहते हैं, ठीक है। इधर जो है कसा रहता है, T1 बोल सकते हो, पेंच, ठीक है। और इधर जो आएगा बच्चों सिमिलरली इसी प्रकार हमारा और रहता है, नीचे में रहता है, जैसे ऊपर में है वैसे ही नीचे में रहेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आकर के इसमें लिपटा रहेगा, और ये ठीक है NS, ये हमारा क्या है, चुंबक है, CE। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। एक रफली मैं बना दिया हूं, आप अच्छे से इस चीज को बना लीजिएगा। चलिए समझते हैं ये क्या चीज है, कैसे इसका सिद्धांत क्या है, इसका सूत्र कैसे निर्मित होता है और सुग्राहिता, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या चीज, सॉरी यार मैं चित्र को मिटा दिया, उसको थोड़ा बताना था। सिद्धांत क्या है इसका, ये समझिए। क्या करते हैं हम, जो कुंडली होती है उसको 2 स्थायी चुंबक के मध्य में रख देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। अब सिद्धांत सुनिए, जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए कुंडली पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल युग्म उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो घूर्णन करने लगता है, जिसे विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण के कारण जो फास्फर ब्रांच के जो पत्ती जिस पर लटका हुआ होता है कुंडली, फास्फर बल युग्म के आघूर्ण के कारण फास्फर ब्रांच के पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अब ऐसा घूम गया, घूमने के बाद वो अब वापस रोटेट करेगा, विपरीत दिशा में एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, और संतुलन की स्थिति में ये दोनों बल आघूर्ण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या है, क्या बताया मैं, तो 2 आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, एक ऐंठन आघूर्ण उत्पन्न होता है और दूसरा होता है बल युग्म का, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। तो ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण को बच्चों ऐसा शो करते, देखिए ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण जो होता है हमारा, वो होता है आपका C थीटा, जहां C क्या है, एकांक ऐंठन बल आघूर्ण होता है C, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दीजिए, मत दीजिए, छोड़िए, रख दीजिए। विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बल युग्म
आघूर्ण। तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? वो होता है आपका IAB या NIAB, NIAB, जहां N जो है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स है, कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो है, I उसमें प्रवाहित धारा है, ठीक है, AB उसका जो है हमारा कुंडली का, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है क्षेत्रफल होता है। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो NIAB दैट इज इक्वल टू हो जाएगा C थीटा बच्चों। I बस को इधर रख दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। A क्या हो जाएगा NAB और ये हो जाएगा थीटा। तो ये जो टर्म्स दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा K थीटा। इसको आप हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में आने वाले हैं, हम लोग अच्छे से समझा देंगे। I इज इक्वल टू K थीटा हो गया। इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको बच्चों, या I इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे? थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये व्यंजक है आपका, समझ में आ गया? तो ये व्यंजक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका। देखिए बच्चों, इसको सुन लीजिए क्या चीज है। जहां के है हमारा धारामापी नियतांक कहते हैं, ठीक है, और ये है आपका देखिए प्रवाहित धारा, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा उसके ऐंठन के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया भाई? अब देखो इसकी सेंसिटिविटी देखो, क्या चीज? सुग्राहिता। सुग्राहिता क्या होती है? यहीं से पकड़ना बच्चों, एकदम इजी है यार। सुग्राहिता, सेंसिटिविटी क्या है भाई? हमको सेंसिटिविटी क्या चीज होती है बताओ, क्या होती है? सुग्राहिता क्या होती है? किसी भी चीज की सुग्राहिता वो होती है जो उसके कम से कम चीज को पकड़ ले। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं कितना कम से कम चीजों को बारीक से पढ़ा रहा हूं, कितना अच्छे से पढ़ा रहा हूं, वो मेरी सुग्राहिता है। तो कुंडली की सुग्राहिता क्या हो जाएगी? कुंडली की सुग्राहिता हो जाएगी बच्चों, अगर हम इतना कम एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, हल्का सा भी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, फिर भी हमको उसमें विक्षेप प्राप्त हो, थीटा प्राप्त हो, तो वही क्या कहलाती है? इसकी सुग्राहिता कहलाती है। ये देखिए, तो इससे यहां से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो बच्चों, I बाई थीटा, ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, I इधर आ जाएगा, थीटा बाई I हो जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई I दैट इज इक्वल टू, इधर देख लो ना भैया, इसको इधर भेज दो, तो थीटा के बटे में I आ जाएगा, और इसको सबको इधर भेज दो, तो NAB डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ ये भी आ जाता है बच्चों की सुग्राहिता किस किस चीजों पर निर्भर करती है। तो फेरों की संख्या अगर अधिक होगी कुंडली में तो सुग्राहिता अधिक होगी। यदि ये एक क्या है? क्षेत्रफल, एरिया है किस चीज का? कुंडली का। तो कुंडली का एरिया अगर बड़ा होगा तो उसका सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। B उसकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, तो ये अधिक होना चाहिए। और C जो है फास्फर ब्रांच पत्ती को लंबी और पतली होनी चाहिए, ताकि उसमें जो है क्या हो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है भाई। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको मैं नोट नहीं दूंगा, नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ। और बच्चों मैं आपको ये भी बोलूँगा कि इसी को समझिए और आप स्वयं बनाइए यार। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।